आइए बच्चों, क्लास 10th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है एसिड्स। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोग एसिड के बारे में काफी डिटेल में डिस्कशन करने जा रहे हैं, डेप्थ और डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं एसिड के बारे में। एसिड टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक टॉपिक जो एक एक पॉइंट जो हमारा एसिड से जुड़ा हुआ है उसको काफी अच्छे से कवर किया जाएगा इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को मिस मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि क्लास 10th में जो बच्चे हैं जो जिनके अभी यूनिट टेस्ट में या हाफ ईयरली एग्जाम में एसिड बेसिस सॉल्ट्स का ये चैप्टर आने वाला है, या बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी क्लास 10th की प्रिपरेशन को वो अपनी काफी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो बच्चे इस पूरी वीडियो को आराम से देखें और पूरा देखें और एसिड को अच्छे से समझें। यहाँ पर एसिड में जो भी रिएक्शंस लिखी गई उनको समझाया ही नहीं जाएगा, बल्कि उनको प्रॉपर कैसे उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी और कैसे वो रिएक्शंस हो रही हैं, कैसे वैलेंसीज एक्सचेंज हो रही हैं, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसे कंपाउंड ब्रेक हो रहा है, ये सारी चीजें डिटेल में आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से समझाई जाएंगी। तो बच्चों से रिक्वेस्ट है वीडियो को मिस मत करिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे एसिड क्या होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एसिड क्या होते हैं। द पॉइंट इज व्हाट आर एसिड्स। ठीक है, तो डेफिनेशन एसिड की बनती है, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस दैट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। ठीक है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमारा ये जो लिटमस पेपर है ये ब्लू है, तो अगर ब्लू लिटमस पेपर को किसी कंपाउंड में डिप किया जाए, ठीक है, अगर कोई कंपाउंड लिया हमने, कोई सॉल्यूशन लिया और उसमें अगर सॉल्यूशन में इस ब्लू लिटमस पेपर को डिप किया और ये अपना कलर चेंज होकर के कैसा हो जाए, रेड हो जाए, तो ऐसे कंपाउंड को एसिड बोला जाएगा। तो एसिड्स आर दोस कंपाउंड जो ब्लू लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। या ये कहें कि प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये है, जैसे आपने लिया पानी, ठीक है, तो जैसे हमारा एक बीकर है और इस बीकर में हमने क्या कर दिया, एसिड को डाल कंपाउंड पानी लिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा पानी है वाटर यानी H2O। तो अगर इसमें अगर हम लोग एसिडिक कंपाउंड या कोई कंपाउंड ऐसा डालेंगे जिसका नेचर होगा एसिडिक नेचर होगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इस पानी के अंदर या इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कह सकते हैं H+ आयंस काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्रोड्यूस करता है H+ आयन, ऐसा कोई भी कंपाउंड जो प्रोड्यूस करता है H+ आयन, जब उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है या उसको पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो ऐसे कंपाउंड को एसिड बोला जाता है। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स। अब हम एसिड्स के कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिया गया HCl, तो HCl का मतलब होता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl का क्या नाम होता है, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है H2SO4, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 का केमिकल नेम क्या बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट एसिड का एक एग्जांपल हो गया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, थर्ड जो एसिड का एग्जांपल है वो है एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, याद रखिएगा। और जो नींबू होता है उसमें एक एसिड पाया जाता है, दैट इज सिट्रिक एसिड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे नींबू होता है, सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इस टाइप के जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें क्या कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो एसिड के एग्जांपल HCl का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, CH3COOH यानी एसिडिक एसिड, और इसका सोर्स है विनेगर। इसका सोर्स क्या है बेटा, विनेगर। और अगला एसिड का जो एग्जांपल हम दे रहे हैं वो है सिट्रिक एसिड, जो कि नींबू में पाया जाता है या काफी सारे सिट्रिक फूड में पाया जाता है। क्लियर हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सोर इन टेस्ट। एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर यानी खट्टा होता है। इस बात को आपको याद रखना है कि एसिड्स जो पाए जाते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है यानी सोर टेस्ट होता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड पावरफुल इन रिएक्शन। एसिड्स जो होते हैं वो ज्यादातर स्ट्रॉन्ग होते हैं और पावरफुल रिएक्शन शो करते हैं। और यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर। ठीक है, जितनी भी खट्टी चीजें पाई जाती हैं आपके सराउंडिंग में या आपने खाई होंगी या पी होंगी, वो उन सभी का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। ठीक है,
आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। तो पहला है सोर टेस्ट। ज्यादातर एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है, यानी खट्टा स्वाद होता है, खट्टा टेस्ट होता है। डू नॉट टेस्ट एनी एसिड। याद रखिएगा, किसी भी टेस्ट को, किसी भी कंपाउंड को अगर चेक करना है कि एसिडिक है कि नहीं, तो आप कभी भी उसको टेस्ट मत करने लगिएगा कि टेस्ट करके देखते हैं कि वो एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, या एसिडिक नेचर है कि नहीं, खट्टा है कि नहीं। खट्टा होगा तो एसिडिक होगा, तो आप उसका स्वाद लेने मत लग जाइएगा। बिकॉज काफी सारे एसिड्स लैब में जो रखे होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। जैसे ही आप उनको टेस्ट करने जाएंगे आपकी जीभ जल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा कभी मत करिएगा। एक बात ये आपको याद रखनी है कि एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। कलर इन नेचर, ठीक है। एसिड्स का कलर ज्यादातर कलरलेस नेचर के होते हैं, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कलरलेस इन देयर प्योर स्टेट। ज्यादातर जो हमारे एसिड्स होते हैं वो कलरलेस नेचर के होते हैं अपनी प्योर अवस्था में, ठीक है। कोरोसिव इन नेचर, ठीक है, घातक होते हैं। दे कैन बर्न द स्किन और डैमेज द मटेरियल्स, ठीक है। काफी सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, अगर उन पर हार्ड एसिड गिरा दिया जाए या स्किन के कांटेक्ट में एसिड आ जाए तो वो स्किन को जला देंगे या उस कंपाउंड को जला देंगे। इसीलिए यहाँ पर एसिड को स्वाद लेने से या टेस्ट करने से क्या किया गया? मना किया गया है। डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। एसिड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर। बेसिक सी बात है, एसिड्स जो होते हैं वो हमारे ज्यादातर पानी में सॉल्यूबल होते हैं। एसिड्स हमारे क्या होते हैं? पानी में सॉल्यूबल होते हैं। तो अभी क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करेंगे। एसिड्स का जो स्वाद होता है वो खट्टा स्वाद होता है, यानी एसिड्स हैव सोर टेस्ट। दूसरा, मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कलरलेस इन देयर प्योर स्टेट। ज्यादातर जो एसिड्स होते हैं वो कलरलेस नेचर के होते हैं अपनी प्योर अवस्था में, ठीक है। अच्छा, अगला, एसिड्स जो होते हैं वो कोरोसिव नेचर के होते हैं, मतलब वो स्किन या मटेरियल जिसके कांटेक्ट में आते हैं उसको जला देते हैं। सारे एसिड नहीं जला देते हैं, जो हार्ड एसिड्स होते हैं वो जला देते हैं। एसिड ज्यादातर पानी में यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादातर एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, ठीक है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू आयोनाइजेशन, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं जब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। आइए समझते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने पानी लिया है बेटा, ठीक है। तो पानी हमारा न्यूट्रल कंपाउंड है, तो ये हो गया हमारा पानी। तो जैसे ही हम इसमें कोई एसिड डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें एक एसिड डाल दिया HCl, ठीक है, HCl एसिड डाल दिया, तो ये आयनाइज हो जाएगा बिकॉज पानी में सॉल्यूबल होता है। अभी आपने प्रॉपर्टी देखी है, देखिए, डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तो होगा क्या? जैसे ही पानी में आप डिसॉल्व करेंगे तो H+Cl- H+Cl-, यानी ये जो एसिड है ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होने का मतलब ये अपने आयंस में टूट जाएगा, ठीक है। अब जब ये अपने आयंस में टूट जाएगा तो उसके बाद आप क्या करना? दो तार लेना और उन दो तार को छोटे से बल्ब से क्या करना? कनेक्ट करना, तो वो बल्ब जलने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। अपनी एक्वस अवस्था में एसिड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। अब एसिड तो हमारा काफी कॉमन कंपाउंड है। आपको बताया गया कि एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है। तो ऐसे काफी सारी चीजें जो खट्टी स्वाद की होती हैं, जो हमारी डेली बेसिस ऑफ लाइफ में हमारी बिलोंगिंग्स को, हमारी डेली बेसिस ऑफ लाइफ को बिलोंग करती हैं, हमारी डेली बेसिस ऑफ लाइफ में हम लोग कई बार उनका यूज करते हैं, स्वाद लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, या हमें पता है उनके बारे में। तो जो नेचुरल सोर्स है एसिड्स, आइए उनके बारे में समझते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें कौन सा एसिड पाया जाता है? याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन और ऑरेंज, उनके अंदर कौन सा फ्रूट पाया जाता है? याद रखिएगा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अगला है टैमरिन यानी इमली। इमली के अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है, याद रखिएगा। वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है। या इसे ऐसे भी घुमा करके पूछ सकते हैं, नेम टू नेचुरल एसिड्स, नेम टू नेचुरल एसिड्स। ये हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड। या सिट्रस फूड में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो द आंसर इज सिट्रिक एसिड। टैमरिंड यानी इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? द आंसर इज टार्टरिक एसिड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, ये जो हमारा विनेगर होता है, विनेगर में कौन सा? विनेगर मतलब सिरका। आप सभी ने देखा होगा कि व्हाइट विनेगर का यूज किया जाता है फ्राइड राइस या चाउमीन बनाने में, या कई लोग खाने में भी सिरके का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर खट्टा होता है जिसका स्वाद, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? याद रखिएगा, एसिटिक एसिड। जो हमारा विनेगर होता है यानी जो सिरका होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
ये जो खट्टा मिल्क यानी बटर मिल्क या मट्ठा टाइप का होता है या दही टाइप की होती है, इसके अंदर पाया जाता है, याद रखिएगा बेटा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। और आंट्स यानी जो चींटियां होती है उनके जो स्टिंग होते हैं, डंक होते हैं, उसके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आंट्स के स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? द आंसर इज फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा, दूध दही मट्ठे में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपका लैक्टिक एसिड। दूध जो खट्टा हो जाता है वो, उस वाले दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जो हमारा विनेगर होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली यानी टैमरिंड में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन और ऑरेंज, उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? द आंसर इज सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और नेचुरल सोर्सेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा रिएक्शन ऑफ एसिड्स। तो स्टार्टिंग में ही बताया था, हम आपको रिएक्शन एक एक अच्छे से करके समझाएंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। यहां पर अब हम एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा? मेटल से करा रहे हैं। तो एक बात आपको याद रखनी, बोले क्या? एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो इसको एक बात याद रख लो, रिमेंबर। ठीक है, तो इस बात को याद रख लेना है कि अगर हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, अगर हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? द आंसर इज सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसी चीज को घुमा करके भी पूछ लिया जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम में कि अगर एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? द आंसर इज हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, दो तीन बातें और याद रखिएगा। When an acid reacts with metal, then the metal displaces hydrogen from the acid. From the acid forms the salt and hydrogen gas and releases with effervescence. Clear हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पर effervescence का मतलब ये हो गया कि वो जो एसिड निकल रहा होगा वो जैसे बबल्स के फॉर्म में निकल रहा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो वो किस फॉर्म में निकलता है बेटा? हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर निकलती है वो बबल के फॉर्म में निकलती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसी को एफरवेसेंस बोला जाता है, यानी बबल्स ऑफ गैस। ये जो बबल्स ऑफ गैस निकल रही होती है इसी को एफरवेसेंस कहते हैं। और ये जो गैस की बबल्स हैं वो कौन सी गैस की बबल होंगी? याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस की बबल्स होंगी। कौन सी गैस की बबल होंगी? हाइड्रोजन गैस की बबल होंगी। मेटल ग्रेजुअली डिसॉल्व्स। याद रखिएगा, जब रिएक्शन हो रही होती है तो एसिड में जिस मेटल को हम लोग डालते हैं, वो ग्रेजुअली क्या होता है? धीमे धीमे करके डिसॉल्व होने लगता है, यानी एसिड के अंदर घुलने लगता है। एसिड के अंदर क्या होता है बेटा? वो जो मेटल हमने एसिड के अंदर डाला है वो घुलने लगेगा। इसे ऐसे समझेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मान करके चलिए एक बीकर या कंटेनर टाइप का आपका ये रखा हुआ है, उसके अंदर एसिड है। ठीक है, तो जब आप उसमें एक कोई मेटल की रॉड डालेंगे तो वो ऐसी ही रहेगी, लेकिन जब वो रिएक्शन करने लगेगी तो वो जो इसका बेस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, जो एसिड मेटल है वो थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो चुका होगा, और थोड़ा बहुत या उतना पोर्शन जो एसिड के अंदर होगा वो वाला हिस्सा मेटल का क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व होने के कारण यहां पर देखेंगे कि जैसी फाइननेस, ठीक है, जैसी एक शार्प शेप एज यहां पर है, वैसे अब डिसॉल्व होने पर यहां पर नहीं मिलेंगे। और अगर काफी लंबे समय तक मेटल एसिड के अंदर रखा जाए या रखा रहे तो वो घुल जाएगा पूरी तरीके से। क्या होगा? पूरी तरीके से घुल जाएगा। ठीक है, और क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। यहाँ पर जो रिएक्शंस लिखी हैं बेटा, इनको अभी रटेंगे नहीं, एक एक करके अच्छे से समझेंगे। पहले जो बेसिक ऑब्जर्वेशन है और बेसिक पॉइंट्स है इस टॉपिक के सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या? ब्रिस्क एफरवेसेंस, यानी जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? बबल्स के फॉर्म में गैस निकलेगी। दूसरी बात, जो गैस निकलेगी वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। तीसरा, जो सॉल्ट बनेगा। तीसरी बात, जो मेटल होगा वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेगा या डिसॉल्व होने लगेगा एसिड के अंदर। ठीक है, दो कंडीशन होगी, जिन दो कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है। क्या? मेटल मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। वैसे इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसे आगे चल करके चैनल पे पढ़ाएंगे। तो जो बच्चे जिनको अभी तक समझ में आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे चल करके उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें तो ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिस एसिड को अगर आप मेटल से रिएक्ट कराना चाहते हैं या मेटल को एसिड से रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो जो मेटल की रिएक्टिविटी है, किसकी रिएक्टिविटी बेटा? मेटल की जो रिएक्टिविटी है, उस मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। याद रखिएगा,
अगर आप एसिड के अंदर मेटल डाल करके रिएक्ट कराना चाहते हैं तो जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड शुड बी डाइल्यूट फॉर द रिएक्शन, ठीक है, टू अकर इजीली। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा एसिड है वो डाइल्यूट में होना चाहिए, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट वर्जन में होना चाहिए, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, जिससे आसानी से रिएक्शन हो सके, ठीक है। याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं, एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकालेगा, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी ये बबल्स के फॉर्म में निकलेगी, और यहाँ पर मेटल डिसॉल्विंग यानी मेटल डिसॉल्व होने लगेगा और बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलने लगेंगे। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स निकलेंगे, जैसे आप कहीं पंचर बनवाते हैं तो जब जहां पर पंचर होता है उस ट्यूब को जब पानी में डाला जाता है तो वहां पर आप देखते होंगे बबल्स निकलती हैं एयर की, वैसे ही यहाँ पर काफी सारी बबल्स निकलेंगी एसिड के अंदर से, ठीक है। तो वो जो बबल्स निकल रही होंगी वो कौन सी गैस की होंगी, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस की होंगी, और इसे कहेंगे ब्रिस्क इफर्विसेंस या इफर्विसेंस। क्लियर हो गया। अब एक एक करके जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम मेटल लिए गए हैं, और यहां पर देख रहे होंगे आप लोग, सॉल्ट भी बन रहा, हाइड्रोजन गैस निकल रही, सॉल्ट भी बन रहा, हाइड्रोजन गैस निकल रही, सॉल्ट भी बन रहा और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर ये जो तीन मेटल लिए गए हैं, इन तीनों मेटल की जो रिएक्टिविटी है हाइड्रोजन से ज्यादा है, जिंक की भी, आयरन की भी और मैग्नीशियम की भी। तो जब आप पढ़े तो डिटेल में पढ़े कि ऐसे भी उसको घुमा करके पूछा जा सकता है, जिंक और हाइड्रोजन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। द आंसर इज जिंक, बिकॉज यहां पर जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो कोई भी कंपाउंड किसी दूसरे, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को कब डिस्प्लेस करेगा, जब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तभी तो जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। जैसे यहाँ पर आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आयरन हाइड्रोजन को क्यों डिस्प्लेस कर पा रहा है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहाँ पर मैग्नीशियम लिया गया तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो एक एक करके रिएक्शन को समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले जो मेटल लिया गया था वो था जिंक, और उसको डाला गया था एसिड यानी HCl में। किसमें डाला गया था बेटा, HCl में, ठीक है। तो यही दो मेन एसिड्स रहेंगे, HCl और H2SO4। तो रिएक्शन को रटना नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा आपको अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर रिएक्शंस को हम लोग समझेंगे। तो बेसिकली होगा क्या बेटा ना, कि यहाँ पर ये जब HCl है, ये जब आयनाइज होगा तो ये बनाएगा H+ और Cl-। ये जब HCl हमारा आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, H+ और Cl-। और Zn जब अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा Zn++, ठीक है। अब इसके अगर दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो 2 H+ बन जाएंगे और 2 Cl- बन जाएंगे। तो होगा क्या, ये Zn++ इन दो Cl से कंबाइन हो जाएगा और बना देगा ZnCl2, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस बना देंगे, जो कि बबल्स के फॉर्म में सॉल्यूशन से या एसिडिक सॉल्यूशन से ऊपर उठने लगेंगे। यहाँ पर जो सॉल्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ZnCl2। तो इसे ऐसे भी घुमा करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ZnCl2 क्या है। यहाँ पर ZnCl2 एक सॉल्ट है, ठीक। ZnCl2 का नाम क्या है, जिंक क्लोराइड। HCl यहाँ पर कौन है, एसिड। Zn क्या है, मेटल। तो केवल जब आप इस रिएक्शन को पढ़ो, स्टार्टिंग में बोला डेप्थ एंड डिटेल्ड एनालिसिस होगी, डेप्थ एंड डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा, तो वो इसीलिए बोला है कि जैसे यहाँ पर कई सारे पॉइंट है, बच्चे केवल क्या करते हैं, रटते हैं Zn+2HCl ZnCl2 एंड हाइड्रोजन, बट उसको समझना है और डेप्थ में क्या पढ़ना है कि ZnCl2 क्या है। ZnCl2 हमारा एक सॉल्ट है। यहाँ पर जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कि हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, आंसर इज जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तभी तो जिंक इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके Cl से कंबाइन होकर के ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड नामक नमक, जिंक क्लोराइड नामक सॉल्ट, जिंक क्लोराइड नेम का सॉल्ट बना पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर Zn की आयनिक अवस्था में वैलेंसीज कितनी रहेंगी, Zn++ यानी Zn2+ कह सकते हैं, ये 9th क्लास में आपको बताया गया होगा। HCl जब आयनाइज होगा तो बनाएगा H+ और Cl-। तो H की वैलेंसी कितनी होती है, +1, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, -1। ये सब 9th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया गया, Fe को H2SO4 से कराया गया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेटल हम लेंगे Fe और इसकी रिएक्शन कराएंगे H2SO4 से। किससे कराएंगे बेटा, H2SO4। तो यहाँ पर एसिड का काम कर रहा है बेटा H2SO4। यहाँ पर एसिड का काम कौन कर रहा है, H2SO4। तो वंस अगेन ये दोनों अपनी आयनिक अवस्था में जाएंगे,
तो Fe जब अपनी आयोनिक अवस्था में जाएगा तो बेटा बनाएगा Fe प्लस प्लस, ठीक है। और ये जब आयनाइज होगा तो क्या बनाएगा H प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, यहां पर ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये Fe, क्योंकि Fe की रिएक्टिविटी H से ज्यादा है, तो Fe क्या करेगा, इस H को डिस्प्लेस करके SO4 से जुड़ जाएगा और बनाएगा FeSO4, ठीक है। अब FeSO4, Fe के पास 2 प्लस, SO4 के पास 2 माइनस, तो ये सब क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है। FeSO4 से जुड़ जाएगा, FeSO4 बना लेगा। यानी ध्यान से देखिएगा, इस FeSO4 कौन सी फैमिली है, सॉल्ट फैमिली है, ठीक है। दूसरी बात, FeSO4 का नाम क्या है, अब आपको पता है कि Fe जो होता है 2 वैलेंसी शो करता है, +2 +3, तो जब +2 शो करता है तो सफिक्स चलता है अस, और जब 3 शो करता है तो क्या चलता है, इक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो यहां पर 2 वैलेंसी शो करने के कारण Fe के लिए क्या लगेगा, फेरस, ठीक है, फेरस। फिर उसके बाद क्या बेटा, SO4 मतलब सल्फेट, ठीक है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe मतलब आयरन। आयरन कौन सा, आयरन यहां पर वैलेंसी 2 शो कर रहा है, तो आयरन 2 सल्फेट, ठीक है। अब बचा कौन बेटा, ये दोनों H आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे, H2, क्या बना देंगे, H2, और बबल्स के फॉर्म में निकल जाएंगे। तो केवल इस रिएक्शन को रटना नहीं है, काफी सारी चीजें और हैं जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, वेरी शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे Fe 2 वैलेंसी शो करता है, +2 और +3, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला डेप्थ एंड डिटेल्ड एनालिसिस होगी, इस टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। तो Fe की वैलेंसी होती है +2 +3, +2 वाले जब होगा तो बोलेंगे अस, +3 होगा तो बोलेंगे इक। अब यहां जब Fe आयनिक अवस्था में जाएगा तो Fe++ बनाएगा, H2SO4 जब आयनाइज होगा तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 2 आयंस ऑफ H+ बनाएगा और SO4 माइनस माइनस बनाएगा। अब यहां पर FeSO4 से जुड़ करके बना देगा FeSO4, और ये दोनों H आपस में जुड़ करके हाइड्रोजन गैस बना देंगे। FeSO4 यहाँ सॉल्ट है, Fe की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तभी ये Fe इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसे कहेंगे फेरस सल्फेट या आयरन 2 सल्फेट। क्लियर हो गया, आई होप रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाले में मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से कराई गई है, ठीक है। तो अब यहां पर जो मेटल लिया गया वो Mg है और इसकी रिएक्शन HCl से कराई गई है। तो वंस अगेन HCl जब अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा H+ और Cl-। HCl जब अपनी आयोनिक अवस्था में जाएगा तो क्या बनाएगा, H+ और Cl-। Mg जब अपनी आयोनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा बेटा Mg++। अब होगा क्या, जब आप इसके 2 मॉलिक्यूल्स लोगे तो H+ भी एक और बढ़ जाएगा और Cl- भी एक और बढ़ जाएगा। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखना, अब इस Mg के पास कितने प्लस है बेटा, 2 प्लस, और Cl के 2 माइनस, तो 2 प्लस 2 माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। दूसरी बात, Mg की रिएक्टिविटी इस हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो Mg इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पा रहा है। इसीलिए वहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये लिखी थी कि जिन भी मेटल्स का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी तभी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। और अगर मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम हुई तो वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर Mg इस Cl से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, Cl से कंबाइन होगा तो बनाएगा MgCl2, और ये दोनों H+ आयन आपस में कंबाइन होकर के हाइड्रोजन गैस बना देंगे और बबल्स के फॉर्म में उड़ जाएंगे, उठ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर ये जो MgCl2 है बेटा, ये कौन सी फैमिली है, याद रखिएगा सॉल्ट, और इसका नाम होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये जो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है एक, वो अच्छे से समझा दी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे, मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के बाइकार्बोनेट से। अगली केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग एसिड्स की पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम एसिड की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के बाइकार्बोनेट से, ठीक है। किससे कराएंगे बेटा, मेटल के कार्बोनेट से या मेटल के बाइकार्बोनेट से, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर मेटल कार्बोनेट से जब कभी भी एसिड, याद रखिएगा पहले इसको जनरल रिएक्शन, ये है हमारी जनरल रिएक्शन, ठीक है। ये मेटल कार्बोनेट की और ये मेटल बाइकार्बोनेट की है, ठीक है। कार्बोनेट में क्या होता है, CO3 होता है और CO3 माइनस माइनस चलेगा आपका, और बाइकार्बोनेट में HCO3 माइनस माइनस चलेगा। अब इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे चल करके, थोड़ा सा रुके रहिएगा, पहले जनरल रिएक्शन समझ लेते हैं।
कि बेटा हमारा एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनाएगा, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना जब एसिड हमारा मेटल से रिएक्ट करेगा, पिछली रिएक्शन मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहीं जब हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और सॉल्ट वाटर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट कार्बोनेट सब कैसे बनते हैं ध्यान से देखिएगा बेटा। ये होता है CO2, ये होता है हमारा न्यूट्रल, कैसा होता है, ठीक है। अब इस CO2 में एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो अपनी आयोनिक, सिंगल ऑक्सीजन आयोनिक होता है, आयनिक अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये जब इससे जुड़ेगा तो ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ऑक्सीजन और जुड़ गया तो क्या बना देगा, CO3, और इस O के 2 माइनस अब इस पूरे पे आ जाएंगे तो CO2 न्यूट्रल होता है और इसे कहते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहेंगे बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब इससे ये O जुड़ जाएगा, इस CO2 से ये वाला O जुड़ जाएगा तो अब ये आयोनिक हो गया, कैसा हो गया, आयोनिक। अब ये आयन बन गया और इसे कहेंगे कार्बोनेट, याद रहेगा। तो CO2 न्यूट्रल होता है, जो जुड़ेगा उसका चार्ज इससे करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो CO2 पे O जुड़ गया और O पर कितने चार्ज है, 2 माइनस, तो ये दोनों माइनस, अब O2 था, एक O जुड़ गया तो O3 हो गया। अब यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 माइनस इस पे आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ये O इससे जुड़ गया है। ठीक है, अब क्या होगा, ये कार्बोनेट आयन है यानी CO3 माइनस माइनस, अब इससे एक H प्लस आयन और जोड़ दो आप, तो अब ये H इससे जुड़ेगा तो CO3 से क्या बन जाएगा, HCO3, क्या बन जाएगा, HCO3। ठीक है, अब इसके पास कितने माइनस है, 2, अब एक प्लस है, तो जब एक प्लस वाला इस माइनस से जुड़ेगा तो एक माइनस इस प्लस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक माइनस बनेगा तो ये बना देगा HCO3 माइनस, और HCO3 माइनस भी क्या होगा, आयोनिक होगा, कैसा होगा, आयोनिक। और इस आयन को कहेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को कहते हैं बेटा बाइकार्बोनेट, क्या कहते हैं, ठीक है। तो चाहे आप बोलो बाइकार्बोनेट चाहे बोलो हाइड्रोजन कार्बोनेट, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। ठीक है, HCO3 माइनस, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा CO2 जो कि न्यूट्रल होता है, जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस CO2 से जब O जुड़ता है यानी O माइनस माइनस जुड़ता है तो O एक बढ़ जाएगा CO3 और इसके 2 माइनस इस पे आ जाएंगे, ये आयोनिक होता है, इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब इस CO3 माइनस माइनस से जब H प्लस जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा HCO3 माइनस, लेकिन इस H प्लस के जुड़ने से एक माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एक माइनस बचेगा। ठीक है, ये भी आयोनिक होता है, इसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से हमारा चलेगा। ठीक है, तो जब कभी भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड जब मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मेटल बाइकार्बोनेट, समझ में आया ना, मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट क्या होता है। तो मेटल के आगे कार्बोनेट यानी CO3 लगा दो तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा, और मेटल के आगे HCO3 लगा दोगे तो बन जाएगा मेटल बाइकार्बोनेट। दोनों रिएक्ट करेंगे एसिड से, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक एक एग्जांपल दिया गया, तो अब आइए एक एक एग्जांपल, एक कार्बोनेट का समझते हैं और एक बाइकार्बोनेट का समझते हैं। तो कार्बोनेट में लिया गया CaCO3, ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन रटनी नहीं है। तो CaCO3 ये हो गया मेटल कार्बोनेट, और एसिड के फॉर्म में लिया HCl। एसिड के फॉर्म में हमने क्या लिया बेटा, HCl। तो एसिड के फॉर्म में हमारा HCl और मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में है हमारा CaCO3। क्या है बेटा, CaCO3। तो जब HCl हमारी आयोनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा H प्लस Cl माइनस, और CaCO3 आयोनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा Ca प्लस प्लस और CO3 माइनस माइनस। अब इसके जब आप 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो ये 2H प्लस और Cl माइनस बना देगा, तो होगा क्या, ये Ca प्लस प्लस इन 2 Cl से कंबाइन होकर के CaCl2 बना देगा। ठीक है, याद रहेगा, Ca प्लस प्लस इन 2 Cl माइनस से जुड़ेगा तो CaCl2 बना देगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। अब जैसे कि ये CO3 था, देखो ध्यान से सुनना, ये CO2 था, इससे O माइनस माइनस जुड़ा तो CO3 माइनस माइनस बना। अब अगर CO3 माइनस माइनस टूटेगा तो उल्टा बनेगा, तो CO2 बनाएगा और O माइनस माइनस बनाएगा। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, ये CO3 वही करेगा, ये CO3 वही करेगा,
इस CO3 से CO2 अलग कर देगा और एक O अलग कर देगा। O3 यानी ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 2 यहां रखेगा, एक यहां रखेगा, तो ये बना देगा CO2 जो कि न्यूट्रल होता है, और ये जब O अलग होगा तो ये O माइनस माइनस बना देगा। ठीक है, तो ये CO2 एज अ न्यूट्रल कंपाउंड यहां डिस्प्लेस होकर के यहां पर आ जाएगा CO2। अब क्या होगा? O माइनस माइनस H2O, H2O, H2 और O आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देंगे? H2O। तो ये हो गया बेटा हमारा सॉल्ट, ठीक है, और ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये हो गई हमारी वाटर। तो जनरल रिएक्शन में क्या था कि मेटल का कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो यहाँ पर CaCl2 क्या है बेटा? सॉल्ट। ऐसे भी याद करते हुए चलो कि CaCl2 हमारा क्या है? सॉल्ट। CaCl2 हमारा सॉल्ट है, और CaCl2 का नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2 का नाम क्या है बेटा? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर Ca कितनी वैलेंसी शो कर रहा है? 2+, और Cl कितनी? सिंगल माइनस। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? मेटल कार्बोनेट की एसिड से। ठीक है, ये बन गए हमारे प्रोडक्ट CaCl2, H2O, CO2। अब मेटल बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 लेना है। क्या लेना है बेटा? NaHCO3। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, मेटल बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसकी रिएक्शन कराएंगे HCl यानी एसिड से। तो ये क्या हो गया? मेटल बाइकार्बोनेट। ये जब अपनी आयोनिक अवस्था में जाएगा तो Na बनाएगा आपका Na+, अगला है H, जो अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा H+, और CO3 अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा बेटा CO3 माइनस माइनस। HCl जब आयनाइज होगा तो बनाएगा H+Cl-। ठीक है, क्या बनाएगा बेटा? H+Cl-। अब क्या होगा रिएक्शन? ध्यान से देखना, ये बेटा Na इस Cl से कंबाइन होकर के NaCl बना देगा जो कि सॉल्ट होगा, प्लस, ध्यान से सुनना, ये CO3 फिर से एक O अलग करेगा, और जब O अलग करेगा तो O3 से O2 बनेगा, और ये जो CO2 होगा ये न्यूट्रल होगा जो कि यहां लिख दिया गया। अब ये जो O अलग होगा इसके ऊपर कितने माइनस के चार्ज होंगे? 2, बिकॉज ये जो आयन ऑक्सीजन होगा ये अपनी आयोनिक अवस्था में होगा। ये O जो होंगे H2 से कंबाइन होकर के O, H2O बना देंगे। ठीक है, ये जो रिएक्शन जो आप रटते हैं, आई होप अब आपको समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। और क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर NaCl बन गया सॉल्ट जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, H2O, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, 2-3 बातें हैं इस रिएक्शन में भी ऑब्जर्वेशन की, और इस रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन की ब्रिस्क एफर्वेसेंस जस्ट बिकॉज ऑफ CO2, आपको बताया गया इसमें भी CO2 निकल रहा था, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस यानी उस सॉल्यूशन से बबल्स निकलने लगेंगे, गैस के बबल्स निकलेंगे। वो जो गैस होगी वो होगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जैसे जब टायर पंचर हो जाता, ट्यूब जब पंचर हो जाता है और ट्यूब में हवा भर के जब आप उसको पानी में डालते हैं तो बबल्स निकलते हैं गैस के, वो बबल्स एयर के होते हैं। उसी प्रकार के बबल्स यहाँ पर इस रिएक्शन में सॉल्यूशन से, इस रिएक्शन में भी सॉल्यूशन से निकलेंगे, और वो बबल्स कौन सी गैस के होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होंगे। मेटल कार्बोनेट ग्रेजुअली डिसॉल्व्स, मेटल बाइकार्बोनेट ग्रेजुअली डिसॉल्व्स। तो हमारा मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट है, दोनों धीरे धीरे करके डिसॉल्व होने लगेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा। याद रखिएगा, एसिड प्लस कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, किसका बेटा? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, मेटल का क्या बनाता बेटा? सॉल्ट बनाता, वाटर बनाता, और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी समझेंगे हम लोग मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब हम एसिड की रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं बेटा? मेटल ऑक्साइड से कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एसिड की रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं? मेटल ऑक्साइड से कराने जा रहे हैं। तो क्या होते हैं मेटल के ऑक्साइड? जैसे कि CuO और ZnO, यहाँ पर रिएक्शन दिए गए, एग्जांपल्स दिए गए हैं मेटल का ऑक्साइड जैसे कि CuO और ZnO। ठीक है, तो जब कभी भी एसिड हमारा मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। याद रखिएगा, जब कभी भी हमारा एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ साथ क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक एक करके रिएक्शन समझते हैं। यहाँ पर मेटल ऑक्साइड लिया गया CuO, क्या लिया गया? CuO, और एसिड के फॉर्म में लिया गया है HCl। ठीक है, तो वंस अगेन HCl जब अपनी आयोनिक अवस्था में जाएगा तो क्या बनाएगा बेटा? H+Cl-, और CuO जब अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो Cu++O-। जब आप इसके 2 आयन लेंगे तो H+ और Cl-। ठीक है,
ये Cu प्लस प्लस दो प्लस है, इन दोनों Cl से कंबाइन हो जाएगा और बना देगा CuCl2। क्या बना देगा? CuCl2। और दोनों H इस O से कंबाइन हो जाएंगे, बना देंगे H2O। ये है बेटा हमारा सॉल्ट फैमिली। सॉल्ट फैमिली में कौन सा सॉल्ट? कॉपर क्लोराइड, CuCl2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? CuCl2। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, अगला जो मेटल का ऑक्साइड लिया गया वो ZnO लिया गया और इसकी रिएक्शन ZnO और इसकी रिएक्शन कराई गई है H2SO4 से। ठीक है। तो यहाँ पर ZnO क्या है बेटा? मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड। H2SO4 क्या है बेटा? एसिड। तो आप सभी को पता है क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस H2O यानी वाटर बनेगा। ये जनरल रिएक्शन याद होनी चाहिए बस। अब देखिएगा H2SO4 जब अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो बनाएगा H+H+ और SO4 माइनस माइनस। ZnO अपनी आयनिक अवस्था में जाएगा तो क्या बनाएगा? Zn++ और O माइनस माइनस। ठीक है। अब Zn के पास 2 प्लस और SO4 के पास 2 माइनस, तो बना देगा ZnSO4। अब ये दोनों H इस O से कंबाइन होकर के क्या बना देंगे? H2O। क्या बना देंगे बेटा? H2O। तो यहाँ पर ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और H2O यानी वाटर हो गया। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? मेटल ऑक्साइड डिसअपियर्स यानी डिसॉल्व हो जाएगा। ये जो मेटल का ऑक्साइड है जैसे कि कॉपर ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड, ये धीरे धीरे करके एसिडिक सॉल्यूशन में या एसिड में घुलने लगेंगे यानी डिसॉल्व होने लगेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन होने लगेगा और यहाँ पर कोई भी गैस नहीं निकलेगी। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है? याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है? द आंसर इज यस। गैसेस के बबल्स निकलते हैं? आंसर इज यस। वो जो गैसेस के बबल्स होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। ठीक है। जब एसिड हमारा मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बबल्स निकलते हैं गैसेस के? द आंसर इज यस। क्या ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है? द आंसर इज यस। वो जो बबल्स निकल रहे होते हैं वो कौन सी गैस के होते हैं? आंसर इज हाइड्रोजन गैस के होते हैं। और जब हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या ब्रिस्क एफर्वेसेंस होता है? नो। क्या वहां पर गैसेस के बबल्स निकलते हैं? द आंसर इज नो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो एसिड होता है, ठीक है, इस एसिड के अंदर ये जो मेटल का ऑक्साइड होता है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और जैसे जैसे ये डिसॉल्व होने लगता है हमारे सॉल्ट का फॉर्मेशन बढ़ने लगता है या होने लगता है। आपको रिमेंबर करने की बात यह है, एसिड अगर हमारा मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। यही 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस का हिस्सा है एनसीईआरटी के हिसाब से। क्या एसिड और किसी से रिएक्ट नहीं करता? करता है। और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जहां पर एसिड रिएक्ट करता है, बट जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो यही 3 है। और एक रिएक्शन और है, जब एसिड हमारा किससे रिएक्ट करता है बेटा? बेस से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है बेटा? बेस से रिएक्ट करता है, जिसपे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसे न्यूट्रलाइजेशन टॉपिक से सेपरेट वीडियो बनेगी, सॉल्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। अब बात करते हैं, इतने सारे एसिड बना लिए, ठीक है, या एसिड के इतने सारे सोर्स भी हमने आपको बता दिए कि आंट की स्टिंग में एसिड पाया जाता है, इमली में एसिड पाया जाता है, जितने भी सिट्रिक फूड्स होते हैं उसमें एसिड पाया जाता है, विनेगर में एसिड पाया जाता है, HCl हमारा एसिड है, वो भी एसिड है, H2SO4 भी एसिड है। तो इतने सारे एसिड्स हैं, तो इन सभी का क्या कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या ये कहीं यूज होते हैं? द आंसर इज यस। अलग अलग एसिड का अलग अलग पर्पस है, अलग अलग सोर्स है और उनके नेचर के हिसाब से, उनके जरूरत के हिसाब से उनको यूटिलाइज किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। तो आइए एक एक करके एसिड्स के बारे में, कुछ सर्टेन एसिड्स हैं जिनके यूजेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। याद रखिएगा, एसिड केवल यूज ही नहीं करना है, उसका फॉर्मूला भी तैयार करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ठीक है, पहले एसिड्स क्लियर कर लो। अगला एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। अगला एसिड है नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। याद रखिएगा, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। अगला एसिड है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगला एसिड कौन है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। याद रखिएगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगला एसिड है फॉर्मिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो बच्चों से रिक्वेस्ट है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा आपका HCOOH। दूसरी बात,
ये जो एसिटिक एसिड पाया जाता है ये कहां पाया जाता है, याद रखिएगा, विनेगर में पाया जाता है। और ये जो फॉर्मिक एसिड है ये आंट की स्टिंग में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है टार्टरिक एसिड। अगला कौन सा बेटा, टार्टरिक एसिड, अंगूर, ग्रेप्स। ठीक है, इसको पहले फॉर्मूले क्लियर कर लेते हैं। C4H6O8, याद रखिएगा टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला क्या चलेगा आपका, C4H6O8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, C4H6O8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कार्बोनिक एसिड। क्या है बेटा, कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H2CO3। अगला है सिट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है C6H8O7। क्या बेटा, C6H8O7, याद रखिएगा सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, C6H8O7। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे एसिड और उनके फॉर्मूले। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, याद करेंगे एक बार। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, टार्टरिक एसिड C4H6O8। ठीक है, C4H8O6। ठीक है ना, एक मिनट, C4H6, ठीक है, C4H6O6। ठीक है, C4H6O6 ना, ठीक है, हाँ। नाउ द नेक्स्ट, अगला एसिड है हमारा कार्बोनिक एसिड जो कि है H2CO3, और नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड जो कि है C6H8O7। बेटा टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड काफी कंफ्यूजिंग है, तो फॉर्मूला अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। टार्टरिक एसिड का होगा C4H6O6 और सिट्रिक एसिड का होगा C6H8O7। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो एसिटिक एसिड होता है ये विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड आंट्स की बाइट में या आंट्स के जो चींटियां होती है उनके डंक में पाया जाता है, निडल में पाया जाता है। जो टार्टरिक एसिड होते हैं वो ग्रेप्स यानी अंगूर और इमली में पाए जाते हैं। ठीक है, और कोई सोर्स दिया गया, हाँ ठीक है, बस ठीक है, ये हो गया, इनके सोर्स भी दिए गए। एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, विनेगर। फॉर्मिक एसिड का आंट्स निडल या आंट्स बाइट्स में मिलेगा आपको, और टार्टरिक एसिड का टैमरिंड एंड ग्रेप्स। ठीक है, अब यूजेस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। टॉयलेट क्लीनर, टाइल्स क्लीनर, मेटल्स के ऊपर जो रस्ट होती है उसको रिमूव करने का काम करता है कौन, एसिड। तो टॉयलेट क्लीनर, टाइल्स क्लीनर पे काम करता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। सल्फ्यूरिक एसिड कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, बैटरीज और फर्टिलाइजर्स को बनाने में। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक एसिड कहां पर यूज किया जाता है, बैटरीज में यूज किया जाता है, लेड एसिड बैटरीज में, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का कहां इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स को बनाने में। इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स। नाइट्रिक एसिड का कहां इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में और एक्सप्लोजिव्स बनाने में। ठीक है, अच्छा, एसिटिक एसिड का अचार और भोजन को बचाने में, प्रिजर्वेशन करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। तो एसिटिक एसिड जिसका सोर्स क्या है, विनेगर। एसिटिक एसिड को फूड प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में या पिकल प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का कहां इस्तेमाल किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड का दो यूज कर रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड का कहां इस्तेमाल किया जाता है, लेदर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, टार्टरिक एसिड जो कि क्या कहते हैं, ग्रेप्स और टैमरिंड में पाया जाता है, फूड और ब्रेवरेजेस इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, और फिर इसके बाद ये जो हमारा क्या कहते हैं कार्बोनिक एसिड होता है, ये सोडा वाटर जैसे कि जितने भी बेवरेजेस होते हैं इन सबको वो बनाने में काम आता है। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स बनाने में काम आता है। नाउ द नेक्स्ट, ये फूड एडिटिव इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैंडीज एंड प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर हो गया, जितनी भी हमारी कैंडीज आती हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इन सभी में इस्तेमाल किया जाता है किसका बेटा, सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो एसिड काफी ज्यादा यूज किए हैं और बेसिकली टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, दो बातें और है कि क्लास 10th से जुड़ा हुआ बहुत जल्द जो है हो सकता है आज ही कल में या इस वीडियो के अपलोड करने के दौरान हम अपना एक व्हाट्सएप चैनल बनाएंगे। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो ये जितना भी नोट्स हैं या जितनी भी पीपीटीज हैं ये सब आपको वहां पर मिल जाएंगी, ये सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगी, और काफी सारे हैंड रिटन नोट्स और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो स्लाइड्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे हैंड रिटन, वो सब आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। तो जिन बच्चों से जो बच्चे सिंसियरिटी के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर जुड़ें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो क्लास 10th से जुड़े हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है इस सेशन की वो आपको वहां पर मिलती रहेंगी। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और सहेलियों तक जरूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब। थैंक यू।